साहब। मेरा नाम श्वेता कोठारी है। मैं देहरादून की रहने वाली हूँ, इस वक्त दिल्ली में हूँ। पत्रकार हूँ पिछले 8 साल से। और आपसे बात करना मेरा बड़ा सौभाग्य है। यूकेडी में विश्वास रखती हूँ पत्रकार होने के नाते। रीजनल पार्टी में हमेशा से विश्वास रहा है मेरा। मुझे लगता है कि हर स्टेट को एक रीजनल पार्टी ही आगे पहुंचा सकती है, क्योंकि नेशनल पॉलिटिक्स का दायरा नेशनल पॉलिटिक्स तक रह जाता है। उनके लिए स्टेट इश्यूज उतने मैटर नहीं करते। और मैं कहीं ना कहीं विश्वास करती हूँ कि ये रीजनल पार्टीज ही हमें आगे लेकर जाएंगे। आपने देखा बंगाल में यही हो रहा है, साउथ में यही होता आ रहा है। ये केवल कुछ ये नॉर्थ हिंदी बेल्ट की स्टेट्स हैं जहां पर हम देखते हैं कि नेशनल पार्टीज इतना अच्छा परफॉर्म कर पाती है। सो डॉक्टर जंतवाल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इलेक्शंस आ रहे हैं, यूकेडी इस बार किस तरीके से नए वादों के साथ आएगी? क्या वादे हैं, पहली बात आपके, क्या है आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो? और किस विश्वास के साथ आप ये कह सकते हैं कि आप इस बार अच्छे मतों से या भारी वोटों से कहीं ना कहीं टॉप 1 या टॉप 2 पार्टीज में से होंगे? जहाँ तक यूकेडी का सवाल है, सभी लोग जानते हैं जिसने इस पार्टी ने डॉक्टर डीडी पंजी की अगुवाई में उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए, क्योंकि उससे पहले ये होता था कि कुछ लोग गाहे बेगाहे राज्य की बात करते थे, चुनाव आए तो अपने दलों में चले जाते थे और राज्य की बात कहीं रह नहीं जाती। तो इसलिए जो हमारे जो प्रबुद्ध लोग थे, विचार गोष्ठी में निर्णय लिया गया कि जब तक उत्तराखंड राज्य के लिए कोई दल नहीं बनेगा और इसके लिए संघर्ष नहीं किया जाएगा इकट्ठा होकर, तब तक राज्य बनेगा नहीं। तो ये 79 में दल बना और ये बड़ी दूरदर्शिता उन लोगों की थी। तो धीरे धीरे सड़क में भी, और जहां मौका मिला चुनाव लड़े, चुनाव में जीते भी कुछ लोग। तो सड़क और तो कहते हैं कि सदन और सड़क दोनों में राज्य का संघर्ष हुआ। खैर वो बहुत लंबी कहानी है, वो सब आप लोग जानते हैं। लेकिन जैसे देश के आजादी का आंदोलन चला था, तो उसमें ये भी था कि हमारी वैदेशिक नीति कैसी होगी, हमारी सामाजिक नीति ये होगी। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने भी मोटे तौर से ये बताया था कि हमारा आने वाला राज्य कैसा होगा। उसके लिए राजधानी का सवाल, हमारा जमीनों का बंदोबस्त कैसा हो, और जो पिछड़े इलाके हैं, ये राज्य कोई संकीर्णता के आधार पर तो बना नहीं था। अगर उत्तर प्रदेश में आप देखें तो स्वराम धन्य गोविंद बल्लभ पंत जी, हेमवती नंदन बहुगुणा जी, नारायण दत्त जी, गुप्ता जी, बहुत प्रतिनिधित्व हमको था। लेकिन क्योंकि हमारी परिस्थितियां अलग थी, उसके बाद भी हमें जो पलायन रुकना चाहिए था, जो रोजगार होना हमको मिलना चाहिए था, तो आज जो आर्थिक गतिविधियां हमारे पर्वतीय क्षेत्र में होनी थी वो नहीं हो पाई। इसलिए राज्य की बात कही गई, और होना तो ही चाहिए था। ये राज्य बहुत पहले बन जाना चाहिए था। जो हमारा ये राज्य पुनर्गठन आयोग बना, उस मेंबर्स ने कहा भी था तब सारे जो पर्वतीय क्षेत्र राज्य में परिवर्तित हो गए थे। लेकिन चलिए राज्य आया, हमको बहुत कुर्बानी देनी पड़ी। पहले तो जो राज्य बना, उस राज्य के भले सीमाओं की बात हो और अन्य चीजों की बात हो, तो जनता ने जो सपना देखा था आधा कुठारा का, तो उसी पे कर दिया गया। जो एक्ट बना है उसमें पानी में जो हमारे संसाधन है उन पे हमें पूरा अधिकार नहीं मिल पाया। जो इलाके हमारे उत्तराखंड राज्य आंदोलन में नहीं थे, उनको भी इसमें सम्मिलित करवा दिया गया। और आज भी इतनी बड़ी बातें आ रही कि 2 इंजन की सरकार, 3 इंजन की सरकार। तो यहाँ जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, तो हमारे दल के कुछ लोग गए थे वहां के। जो चीफ सेक्रेटरी थे इत्तेफाक से उत्तराखंड के रहने वाले, तो उन्होंने बताया उनको कि हमने एक छोटी छोटी सुई तक का हमने हिसाब करा और पूरा का पूरा परिसंपत्तियों का बंटवारा हो गया। लेकिन उत्तराखंड में अभी लगभग लोगों का अनुमान है 1 लाख करोड़ या उससे कम ज्यादा हो सकता है, फैक्ट किए जा सकते हैं, उतनी संपत्ति पड़ी हुई है उत्तर प्रदेश के कब्जे में। हमारे जैसे छोटे राज्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो ये सारी बातें थी। और हमारा देखिए दूसरे दलों में हम में बेसिक फर्क यही है, वो आप देख रहे हैं कि पूरा नैरेटिव आज आपको ये बताने की जरूरत है, जिन्होंने यहाँ शासन किया, आपने इन 20 सालों में क्या प्रदेश को दिया? आपने भ्रष्टाचार दिया, आपने भाई भतीजावाद दिया, आपने जो पहाड़ की एक ईमानदारी की छवि थी, वो छवि को खराब करने का काम किया आप। और दूसरा जो सबसे बड़ा दुखद पहलू रहा है कि आज भी आप देखिए, चाहे सरकार बदलती है, दिल्ली से बनती है, और अभी तो जो दल बदलू लोग हैं उनको भी दिल्ली में ही ज्वाइन किया जा रहा है, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस करे। तो हमारा जो सपना है देखिए, एक ये एक अच्छा जो शिक्षित राज्य है, इसको एक आत्मनिर्भर राज्य, देश का एक अच्छा राज्य बनाया जाए। और उसके लिए जरूरी है, देखिए हम लोग केवल सत्ता में आए और सत्ता में आके
अपना एक स्टेटस दिखाने की लड़ाई नहीं है, उत्तराखंड क्रांति दल की लड़ाई है। जैसे हम कहते हैं कि ये केवल तस्वीर बदलने की लड़ाई नहीं है, ये तकदीर बदलने की लड़ाई भी है। तो उत्तराखंड में एक समग्र परिवर्तन हो। हेलो। हमारे साथ झारखंड बना, आदिवासी स्टेट है, लेकिन उन्होंने अपनी राजधानी वगैरह सारी बनवा ली। 20-21 साल हो गए, लेकिन अभी ये कहते हैं कभी समर कैपिटल बनाएंगे, कभी कहते हैं हम ये कैपिटल बनाएंगे, कभी कहते हैं 2-2 बनाएंगे। आज तक इन्होंने फैसला नहीं किया। और जी। अभी देखिए सशक्त भू कानून की बात आई। उत्तराखंड क्रांति दल जब राज्य की लड़ाई शुरू हुई थी तब से इस बात को कहता रहा। पहली विधानसभा में हम सब लोगों ने, दल ने इसको उठाया, लड़ाई पूरी लड़ी। पूरे जो पर्वतीय प्रदेश है, हिमालयी प्रदेश है, वहां किसी न किसी कानून के तहत जमीनों की खरीद फरोख्त में रोक। तो इन लोगों की नीतियों के चलते वो जमीनें भी जा रही हैं। जहां तक उत्तराखंड क्रांति दल का सवाल है, उत्तराखंड क्रांति दल ने जो लड़ाई लड़ी जनता को साथ में लेते हुए, जनता में जन जागरण करते हुए ही लिया है। और हमारा जो पूरा एक जो चुनावी घोषणा पत्र है वो भी आने वाले समय में आएगा। मोटे तौर से उसमें जो बुनियादी सुविधाएं हैं, खासतौर से जो 80-85% हिस्सा हमारा है जहाँ से पलायन हो रहा है, वहाँ बुनियादी सुविधाएं जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीजें सबसे पहले आती हैं। तो कम से कम जो आधुनिक जमाने की है, बहुत ज्यादा नहीं भी दे सकती, काम चलाओ व्यवस्था वहां पर आपको करनी पड़ेगी। और दूसरा, 20-21 सालों में आपने, हिमाचल ने जमीन का कानून बनाया, वहां के जो काश्तकार थे उनको मजबूत किया, सरकारी प्रमोशन दिया, मार्केटिंग दी, उनको हर तरीके की सहायता दी। तो आज कम से कम वहां पर वो लोग अपना काम चला रहे हैं। और हिमाचल कई जो विकास के हमारे सूचकांक हैं उनमें देश में अव्वल दर्जे में है। लेकिन आपने आज तक कोई कानूनी, केवल कुर्सी की लड़ाई ही चलती रही। हाँ, दुर्भाग्य जो देखिए बगल में हिमाचल में 5 साल से एक मुख्यमंत्री चल रहे हैं, हमारे यहाँ 3 मुख्यमंत्री आपने बता दिया, अस्थिरता का दौर अलग कर दिया है। तो ये बहुत चिंतनीय विषय है। और हम जनता से अपील कर रहे हैं, जो धन बल छल से केवल सत्ता को कब्जाने की लड़ाई है, और अपना भाग्य अगर बदलना है तो इन दिल्ली वाले दलों के भरोसे नहीं करना पड़ेगा, हमें खुद मिलकर चलना पड़ेगा। और उत्तराखंड क्रांति दल क्योंकि इस जमीन का दल है, इस धरती का दल है, इसके दर्द से पैदा हुआ दल है, और उसके पास सारी नीतियां हैं, चाहे वो आपके शिक्षा के क्षेत्र की हो, या यहाँ की इकोनॉमी को कैसे डेवलप किया जाए, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, या हमारी, जैसे आपने कहा कि एजुकेटेड हमारी यूथ है, उनके लिए हम किस प्रकार से आगे का रास्ता बना सकते हैं। तो ये सारी चीजों को, और दूसरा ये है, देखिए जिस प्रकार से हमारे यहाँ ये चल रहा है कि एक काम चलाओ व्यवस्था हो, काम चलाओ इस मामले में कहते हैं स्टेट है, किसी पे कमेटी दी आपने, किसी पे आपने कुछ दिन के लिए टाल दिया। बहुत सारे जो हमारे यहाँ कानून है, आपको होगा कि उत्तर प्रदेश के ही जमाने से चल रहे, कम से कम नई राज्य बन गई। डॉक्टर जंतवाल, मैं मुद्दों पर आऊंगी। काफी मुद्दे हैं जो मुझे लगता है उत्तराखंड के यूथ्स को मैटर करते हैं, उत्तराखंड की जनता को मैटर करते हैं, चाहे वो रूरल इकोनॉमी की आपने बात की, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो। लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि यूकेडी का फ्यूचर उत्तराखंड से कैसे लिंक्ड है। जब यूकेडी बना था काफी जोश था, काफी उत्साह था, जोश और उत्साह आज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वो खत्म होता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, और आप जो टर्न अराउंड करना चाहते हैं आने वाली असेंबली इलेक्शन में, उसके लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? एक तो यह है कि उत्तराखंड क्रांति दल बड़ी सच्चाई और साफगोई के साथ अपनी बात कहने वाला दल है, और वो केवल चुनावी फायदों के लिए अपनी बात नहीं करता, ये सब लोग जानते हैं। और यह है कि आंदोलन में हमको बहुत समर्थन मिला है। ठीक है, हाँ बताइए बताइए क्या। मैं तो कह रही हूँ अब अगली बार चुनाव के बाद टावर्स जरूर लगवा दीजिएगा नैनीताल में, ताकि नैनीताल जैसे वर्ल्ड क्लास हमारा टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ के हालात हैं तो बहुत सर बिल्कुल। मैं नैनीताल जाके ये सोचती हूँ कि कितना अच्छा और कितना डेवलप हो सकता है अगर पॉलिटिकल विल हो, अगर चाहे हमारे नेता तो कितना अच्छा कर सकते हैं। ठीक है सर, तो वहीं से शुरुआत करते हैं जहां पे भी लेफ्ट ऑफ। मैं आपसे जानना चाह रही थी कि टर्न अराउंड नीति क्या रहेगी यूकेडी की इस आने वाले चुनाव में। किस तरीके से जो, जैसे हम जोश जो हमने देखा था 2000 में, अर्ली 2000, वो कहीं ना कहीं बीच में कम हो गया, घट गया। क्या रहेगी आप लोगों की नीति, और किस तरीके से आप लोग पॉलिटिकली स्ट्रेटेजाइज करेंगे खुद को, ताकि आने वाले चुनाव में आपको एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में देखा जाए?
देखिए, एक तो ये है कि अगर स्टेट के जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के मुद्दे हैं वो उत्तराखंड क्रांति दल के पास ही रहे। जैसा मैंने कहा, हमने स्टेट मूवमेंट में भी बागेश्वर में अपना एक डॉक्यूमेंट जारी किया था, और उसके बाद भी, और इस बीच में तो हमारा एक बहुत डॉक्यूमेंट बनाने की कमेटी हमारी आजकल काम कर रही है। और साथ में हमारा जो भ्रमण का कार्यक्रम है, और पूरे विधानसभा के स्तर पर हमारे यहाँ प्रभारी बना दिए गए हैं जो वहाँ पूरी बूथ कमेटी और सारी चीजों को देख रहे हैं। तो अभी कुछ भ्रमण हमारे लोगों का हुआ है। इसके बाद कुछ हम लोगों का है कई जैसे कि कई मोर्चों पर साथ साथ काम करेंगे। यूथ की कमेटी हमारी बन गई है, वो भी अपने प्रोग्राम चला रहे हैं। और जो सीनियर लीडर्स की कमेटी भी है, वो कुछ तो गए, कुछ जॉइंटली इकट्ठा होकर भी कलेक्टिवली पूरे प्रदेश का भ्रमण भी करेंगे। और जो बुद्धिजीवी हैं उनके साथ भी हम लोग ये कोशिश में भी है कि उनके साथ कोई गोष्ठी या उनके माध्यम से विचारों का आदान प्रदान भी किया जाए। क्योंकि ये तो आज लगभग स्पष्ट हो गया, पूरे प्रदेश में जनता का जो दल यहाँ पर दिल्ली वालों ने जिस प्रकार से किया है, दिल्ली के माध्यम से राज्य, उससे लोगों का मोहभंग तो बुरी तरीके से हो गया। और लोग ये मानते भी हैं कि जैसे आपने कहा कि यूकेडी, क्योंकि इतना ज्यादा संघर्ष जितना यूकेडी ने किया और रीजनल पार्टीज ने भी शायद नहीं किया होगा राज्य बनाने में, तो लोगों को ये भी पता है कि भाई ये दल हमारा दल है, अपना दल है, इसको ताकत देनी चाहिए। अब जो जो हमारी संगठनात्मक खामियां हों, और जो सबसे बड़ा मुद्दा आज हो गया है कि जो दुर्भाग्यपूर्ण है, कम से कम उत्तराखंड जैसी प्रदेश में नहीं होना चाहिए था, जहाँ पढ़े लिखे लोगों की स्टेट है, कि आप एक प्रकार से जब चुनाव आता है अपने संसाधनों के बल पर सारी चीजों को एक प्रकार से हाईजेक कर ले रहे, और एक ऐसा नैरेटिव लोगों के बीच में आज ही मैं आपको बताना चाहता हूँ सारे मीडिया में, सारे जगह, वो उस दल में चलेगी, वो उस दल में चलेगी, उससे ये सरकार बन जाएगी, इनकी चर्चा है। हम कह रहे हैं उत्तराखंड क्रांति दल ये पूछना चाहता है, भाई आप ये तो बताइए, आप सत्ता में थे तो आपने इतने सालों में क्या क्या काम किए हैं, उसका तो कुछ ब्यौरा दीजिए। वो ब्यौरा देने को कोई, या आगे आपकी क्या रणनीति है, या जो लोग दल बदल करवा रहे हैं या जो लोग दल बदल कर रहे हैं, क्या कोई उत्तराखंड राज्य के मुद्दों को लेकर किसी ने काम किया? तो ये तो बात सही है, अगर ये चलता रहा, ना ये उत्तराखंड के हित में है, ना ये लोकतंत्र के हित में। इसलिए हम लोगों का थोड़ा और तेजी करेंगे। हम केवल, अगर हमारी कमी है तो मैं आपको तो सबसे एक ही हमारी कमी रह गई है कि हमारे संसाधनों का अभाव बहुत बड़ा। हम लोग इस मामले में, ये हमारी कमी ही कही जाए कि संगठन के तौर पर लोग मदद भी करना चाहते हैं, उस मदद को हम नहीं ले पाए। लेकिन सर वेबसाइट बना के उस दिशा में भी हमारा काम चल रहा है। और हम लोगों ने सबसे अपील भी की है, भी संसाधन दीजिए राज्य बनाने के लिए। अगर हम दूसरे लोगों से संसाधन लेंगे तो फिर वो जिस रास्ते में हम जाना चाहते हो कर भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमारे सारी चीजों को हम लोग फोकस कर रहे हैं, किस प्रकार से हम यहाँ से पलायन रोकेंगे, किस प्रकार से हम शिक्षा स्वास्थ्य यहाँ मुहैया करवाएंगे, और जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो देश दुनिया में अपना, जिनके अंदर इतनी मेधा शक्ति है, उनको क्या सहूलियतें देंगे। और जैसे हमारे जो टूरिज्म को कैसे हम दूर दराज के क्षेत्रों तक ले जाएं और उसका कंट्रोल लोकल लोगों के हाथ में रहे, तो इन सारी बातों पर हमारी बृहद चर्चा चल रही है। और मैं समझता हूँ हम कुछ ही दिनों में अपना डॉक्यूमेंट जारी करेंगे, उसमें हम लोगों के सुझाव वगैरह भी ले रहे हैं। तो और निश्चित तौर से मुझे लग रहा है लोगों का बदलाव का मूड है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जनता की जो भावना है उसके अनुरूप अपने आप को ढाल के हम एक क्योंकि सब लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है। और लोग समझते भी हैं, मैं समझता हूँ कि राज्य बनाते समय तो एक आंदोलन की बात जरूर थी, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में थे। उत्तराखंड क्रांति दल उस समय जिन सीटों पर हम लड़ते थे 19 सीटें हुआ करती थी 425 में। चलो तब हमने आंदोलन किया, लेकिन अब राज्य बनाने के बाद रोज आंदोलन करने के बता, जो राज सत्ता है, राजनीतिक शक्ति जगल को नहीं देगी, जिसकी हाईकमांड यहाँ हो, जिसकी सोच उत्तराखंडी सोच जिसकी हो, तो तब तक ये राज्य का जो हमारे शहीदों का सपना था, या जो एक समृद्धशाली, एक अच्छा राज्य, गुड गवर्नेंस जिसमें हो, जिसमें लोगों को लगे राज्य हमारा है, जनता के साथ संवाद हो, उनकी बातों को तंत्र सुनने वाला हो, तो राज्य तभी बन सकता है। ये बात है, और इसके लिए हमारी कोशिशें चल रही हैं, और लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है, दूसरे कई लोगों से संपर्क भी हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट आएंगे, और चुनाव तक हम बहुत अच्छी स्थिति में आगे बढ़ेंगे।
डॉक्टर चंद्रपाल, मैं आपसे मुद्दों की बात करना चाहती हूँ इस वक्त, क्योंकि मुझे लगता है काफी सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अक्सर जो यूथ हैं, विमेन रिलेटेड हैं, या ऐसे मुद्दे जो उत्तराखंडियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें से एक है भू कानून। भू कानून की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हमने शुरुआत की, हमने शुरुआत की। यूकेडी कहता है हमने शुरुआत की, बीजेपी कहता है हम लेके आएंगे, कांग्रेस कहता है हमने बात की। तो आपको क्या लगता है, सबसे पहले तो भू कानून क्या है, क्यों जरूरी है, और इसकी मांग क्यों जायज है और क्यों होना चाहिए? देखिए, अब लोग क्या कहते हैं, देखिए अगर भू कानून, तो यह है कि उत्तराखंड क्रांति दल का शुरुआती ये मुद्दा रहा है भू कानून का, इसमें कोई दो राय नहीं। और पहली जो असेंबली थी, असेंबली में बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने उस कानून का बहुत विरोध भी किया था तब उस दौर में। यूकेडी के 4 ही लोग थे, लेकिन हमने बहुत लड़ाई लड़ी उस पर कि भाई आप सशक्त भू कानून बनाओ। देखिए, मैं आपको एक तो बनाना चाहता हूँ, भू कानून की जो आवश्यकता है वो इसी बात से आपको लग जाएगा कि देश के जितने भी हिमालयी और पर्वतीय राज्य, अगर आप जम्मू कश्मीर से ले लें, वहां तो अभी हाल तक 370 थी, हिमाचल में ले लें, और नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे 7 सिस्टर्स और सिक्किम, तो सारे जो पर्वतीय राज्य उनमें जमीन की खरीद फरोख्त प्रतिबंधित है। हिमाचल ने तो अपना कानून बनाया है, बल्कि मैं आपको उसमें बताना चाहता हूँ, आपकी जानकारी में भी होगा, उन्होंने यशवंत सिंह परमार जी का बड़ा भारी योगदान है कि तो राष्ट्रीय दल के, लेकिन वो दिल्ली में नहीं गए राजनीति करने। जब उन्होंने पूरा हिमाचल घुमा तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसे छोड़ देंगे तो जो सीधे साधे यहाँ के लोग हैं इनकी तो सारी जमीन बिक जाएगी, राज्य बनाने का कोई फायदा नहीं। इसलिए उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया जिसमें यहाँ तक कि जो हिमाचली लोग हैं जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड, कृषि भूमि नहीं है, जो कृषक कहा जाता है, कृषि भूमि वाले को कृषक कहा जाता है, केवल कृषक ही उस भूमि को खरीद सकता है। तो इसलिए तो हिमाचल के जो बड़े लोग थे वो भी नहीं खरीद पाए, और जमीन बची रही, इसलिए तो उनके बगीचे हैं, उनका टूरिज्म है, सारी चीजें वहां के लोगों के हाथ में रही। ये उनका समृद्धि का रास्ता बना। अब ये देख लीजिए आप, यहाँ हमारे यहाँ क्या आपने कहीं पर्वतीय क्षेत्र में था नहीं, यहाँ कानून बनाया नहीं। अब परिणति ये है कि हमारे गांव के गांव खाली हो गए, और जो एक नया कल्चर आता है वो थोड़ा खरीदते हैं अगल बगल वालों को डरा धमका के। जब हमारे पास जो सबसे बड़ी एसेट होती है किसी भी राज्य की, किसी भी व्यक्ति की, तो वो जमीन होती है। अगर आपकी जमीन ही नहीं रहेगी तो मुझे बताइए हम कितने बड़े लोक कल्याणकारी कार्यक्रम लगाएंगे, वो उतरेगी कहाँ पर? वो धरती पर ही उतरती है। तो इसलिए ये जो इतने सालों से इन लोगों ने किया, अब भी एक इन्होंने कमेटी बनाई है, जब जन दबाव में सारे लोगों ने, यूकेडी ने और नौजवान सारे लोग इसमें उतरे, जैसा आपने कहा है, क्योंकि नौजवान अब समझ रहा है, जब वो गांव में जाते हैं उनको पता चल रहा है कि कोई एक ऐसी किस्म के बिल्डर ने खरीद दिया, किसी का रास्ता बंद कर रहे हैं। ऐसी आपको इतनी, कहीं भी आप निकल जाइए। अभी हम लोग यहाँ मीटिंग कर रहे थे तो वो कह रहे थे भाई हमारे उधर उन्होंने रास्ता बंद कर दिया, किसी का पानी बंद कर दिया, कहीं बाउंड्री लगा देते हैं, और ऊपर से क्या करते हैं। और दुर्भाग्य है कि तंत्र में करप्शन इतना है, आप लोग जानते हैं, और उस करप्शन के चलते, और दूसरा उनका जो बजट होता है, उनका तो करोड़ों का बजट होता है, वो 3-4% इसमें लगा देते हैं। तो इस प्रकार से जमीनों की एक खुली लूट यहाँ पर हो रही है, और आदमी घर से बेघर हो गया है, उसके पास जगह नहीं है। अब भी आपने कमेटी बनाते समय या तो ये करना। हेलो। सॉरी सर, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया था जी। हेलो। या तो जी। आपने कमेटी बनाने के साथ ये करना चाहिए था कि कम तब तक के लिए एक अध्यादेश ऑर्डिनेंस आप लेके, जब तक हमारा भू कानून नहीं बन जाता, कम से कम आप फिलहाल जमीन की खरीद फरोख्त को रोक देते। एग्रीकल्चर लैंड की जमीन की खरीद फरोख्त को कम से कम रोक देना चाहिए था। और ये इसकी तो इतनी ज्यादा आवश्यकता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर हमारे गांव खाली हो जाते हैं तो जो हमारा, देखिए, एक तो जहाँ आर्थिक समृद्धि का रास्ता राज्य के माध्यम से बनना था, वहीं दूसरी ओर जो सामाजिक, सांस्कृतिक और जो हमारी पहचान है, हमारे किसी भी समाज की पहचान उसकी संस्कृति से, भाषा, बोली आप जानते हैं, या उनके जो और रीति रिवाज उनसे बनती हैं। तो ये एक मतलब सारे, ये जो जमीन की खरीद फरोख्त, इससे एक समग्र खतरा उत्तराखंडी समाज के आगे खड़ा कर दिया है। वैसे भी बहुत देर हो गई, लेकिन इनको देर नहीं करनी चाहिए। अब इन्होंने कमेटी बना दी है, अब चुनाव आ जाएंगे, पता चला कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई, नहीं सरकार आएगी, वो फिर हमारे कहीं किस बस्ते में चले जाए पता नहीं। तो ये इस बात का प्रतीक है कि ये लोग इस बातों के लिए ईमानदार नहीं हैं, और उत्तराखंड के बेसिक इश्यूज के लिए
और ये उत्तराखंड के लिए भू कानून की बहुत सख्त आवश्यकता है, चाहे आर्थिक रूप से कहें, चाहे सामाजिक रूप से कहें, सांस्कृतिक रूप से कहें, और पॉलिटिकली भी मैं कहना चाहता हूँ जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है, तो यहाँ का जो मूल निवासी है उसका प्रतिनिधित्व भी लगातार अब कम होने की प्रक्रिया यहाँ चल रही है। डॉक्टर चंदपाल, एक महत्वपूर्ण सवाल पलायन को लेकर उठाया जाता है। काफी पहाड़ी लोग जो कि प्रदेश को छोड़ के जा चुके हैं, अलग अलग शहरों में हैं, खासकर दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई जैसे शहरों में जाते हैं अपॉर्चुनिटीज की तलाश में, रोजगार की तलाश में। तो आपको क्या लगता है कि जो पलायन अभी रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, ये कितना सस्टेनेबल है? हम जानते हैं कि कोविड के दौरान काफी सारे गांव में लोग वापस आना शुरू हुए, रोजगार बनना शुरू हुआ। बीजेपी ने इस बात का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली, वो काफी खुश हैं ये बताते हुए अपने रिपोर्ट कार्ड में कि देखिए हमारे रहते हुए काफी सारे लोग वापस आए, गांव खुशहाल हो रहे हैं, जगह जगह लोग वापस आ रहे हैं, इकोनॉमी अच्छी, अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है गांव की। तो आपको क्या लगता है कितना मेरिट है इन आर्ग्यूमेंट्स में? क्या ये आर्ग्यूमेंट सही है या नहीं है? क्या ये जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है ये सस्टेनेबल है, नहीं है? और पलायन को लेकर क्या नीति रहेगी यूकेडी की? देखिए, एक तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये भी एक बड़ा हमारा नकारात्मक कहें दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आप पिछली सरकारों को कई सालों से देखें, जो सूचना विभाग सरकार का विभाग सरकारी नीतियों कार्यक्रमों को प्रचारित प्रसारित करता है, अगर उनकी पुस्तिकाएं हेलो हेलो हाँ जी, हाँ जी सर, आ रही है आपकी आवाज। जी जी। वो इस प्रकार का अपना ब्यौरा देते हैं जैसे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, खुशहाली ही खुशहाली। इसी ये केवल पूरे प्रदेश को नारों से और अपने प्रचार से चलाने की बात है। जमीनी जो हकीकत है इसके एकदम उलट है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और देखिए, जहां तक पलायन का प्रश्न है, पलायन दो किस्म का। एक पलायन तो वो है भाई, कोई अच्छी जगह पर चले जाते हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे चले जाते हैं, पढ़ लिख के आगे निकल जाते हैं, या बेहतर जिनके पास संसाधन है एजुकेशन के लिए चले जाते हैं। चलिए, वो तो एक दूसरे किस्म का पलायन है, वो पलायन होता भी है। लेकिन जो आपने इतने सालों के बाद भी, आप कहें का रिवर्स पलायन के बाद जो लोग आए वो कितनी बुरी हालत में रहे, सरकार ने कोई योजना ऐसी बनाई नहीं कि ताकि वो यहाँ रह के अपना तो जो उनका अनुभव भी बाहर का है उसको लगा के अपनी रोटी रोजी चला सकें, इकोनॉमी अपना योगदान कर सकें। और गाँव में कम से कम एक जो एक प्रकार से कहना चाहिए, जो लोग लगातार यहाँ से पलायन कर रहे हैं वो रुकने का काम करें। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर आपको पलायन रोकना है, एक तो आपको बुनियादी सुविधाएं देनी पड़ेगी। आज के हिसाब से बहुत ज्यादा ना, कम से कम जो काम चलाओ व्यवस्था तो आप करिए। आपको शिक्षा, इतना अच्छा हमारे यहाँ सारे ट्रेन टीचर हैं, उसके बाद भी हमारी प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा जिसको लगातार बेहतर होना चाहिए था, क्यों नहीं हो पा रहा है? इसकी कहीं कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि जो एक दूसरे किस्म का क्लास है, उनके बच्चे बड़े दूसरे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो शिक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। और साथ में, जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर किसी व्यक्ति को, किसी परिवार को, किसी गांव को अगर वहां रहना है, तो जब तक वहां की इकोनॉमी नहीं बनेगी, अब वो इकोनॉमी का क्या मॉडल हो हमारा, ये हमको देखना पड़ेगा। रूरल इकोनॉमी, अभी भी हम ज्यादातर हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र में क्या क्या हो सकता है, जो स्थानीय हमारे वहाँ जो स्थानीय उत्पादन है उस पर आधारित हम क्या वहाँ छोटी फैक्ट्रीज लगा सकते हैं, वहाँ फ्लोरिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, या वहाँ ये डेयरी का है, बहुत सारी चीजें हैं। इनको सरकार एक प्रकार से, जब तक एक सरकार को तो ये होना है मिशनरी डील से, जैसे परमार साहब उस डील से काम करते, एक्सपर्ट्स को भी फील्ड के लगवाया जाए, और जो अनुभवी लोग गांव देहात के उनको भी रखा जाए, मिलके तंत्र उनके साथ काम करे, जो रिजल्ट आते हैं, जो उसमें आवश्यकताएं महसूस होती हैं, वहां पूरी की जाए। और जब आप ये करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। अब आप केवल नारा कर दे रहे हैं, हम, मुझे तो लगता नहीं, जो लोग बाहर से आए धीरे धीरे उन लोगों को फिर वापस जाना पड़ा। तो ये हमारी सबसे बड़ी जो त्रासदी हो गई है। जब तक आपका फोकस, देखिए, अगर आप गैरसैंण राजधानी बना दिए होते 20 साल पहले, तो कम से कम गैरसैंण में बैठ के जो पहाड़ की आबोहवा है, जो पहाड़ की कठिन परिस्थितियां हैं, उनका आभास हमारी जो राज्य सत्ता में बैठे लोग हैं, चाहे वो हमारे सरकार में बैठे लोग हैं, चाहे हमारी ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग हैं, तो आधी समस्या तो हमारी ऐसे ही समाधान हो जाता। जब ऐसा होता, लोगों को खुद आवश्यकता होती है, तो बुनियादी सुविधाओं को जुटाते हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल भी बनाते हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी करवाते,
कुछ न कुछ ये पर्यटन का देखिए इतना बड़ा फील्ड हमारे यहाँ है। पर्यटन टूरिज्म एक ऐसा पर्यटन पर सेक्टर है। आपसे पर्यटन पर्यटन पर मुझे आपकी विशेष टिप्पणी चाहिए, क्योंकि आप नैनीताल से विधायक रह चुके हैं। नैनीताल एक पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र है उत्तराखंड में। अगर आप नंबर्स देखें कि कितने टूरिस्ट आते हैं एनुअली, मंथली, नैनीताल की अगर हम बात करें और उत्तराखंड की अगर हम बात करें, पर्यटन की बात करें, तो मुझे लगता है एक जगह, क्योंकि मैं उत्तराखंडी हूं तो थोड़ा उत्तराखंडी सेंटिमेंट भी है, एक जगह जहां हमने बहुत बड़ी मात खाई है वो पर्यटन को लेकर है। कई सारे स्थल हैं जो डेवलप नहीं हुए। मैं तो पर्सनली अपनी ओपिनियन में कहूंगी कि नैनीताल भी उतना डेवलप नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ चूक हो गई? देखिए, प्रदेश का दुर्भाग्य यही है, हम कभी इसको आयुष प्रदेश कहते हैं, कभी इसको हम पर्यटन प्रदेश कहते हैं, कभी इसको विद्युत, अलग अलग बातें तो जैसा मैंने कहा, नारे तो हमने बहुत दे दिए, लेकिन उस पर सिंसियरिटी से काम नहीं हुआ। देखिए, टूरिज्म का 20-21 सालों के बाद भी हम जहाँ थे लगभग वहीं। आप देखिए, जो हमारा धार्मिक पर्यटन है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, जागेश्वर, बागेश्वर, या जो और भी तीर्थ हैं, हमारा नानक मत्ता है या हेमकुंड साहिब है या उधर कलियर शरीफ, वो लोग अपने आप ही आते हैं वहां, तो आप कुछ करें ना करें। या नैनीताल है, मसूरी है, यहाँ अंग्रेजों के जमाने से लोग आ रहे हैं। आपने कोई नई टूरिज्म की ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई। देखिए, हमारे यहाँ एडवेंचर का इतना बड़ा क्षेत्र है, और आप ट्रैकिंग करें या आप माउंटेनियरिंग करें, गांव गांव तक आपको टूरिज्म को आज तक ले जाना चाहिए था। या हमारा इतना रिच कल्चर है, उस टूरिज्म को भी हम आगे बढ़ा सकते थे। और वो तो आपने ठीक कहा, इतने क्षेत्र हमारे हैं, जब भी कोई इक्का दुक्का कोई टूरिस्ट वहां पहुंचता है, जाता है, तो कहता है भाई इतनी बड़ी अच्छी जगह आप लोगों के यहाँ है, लेकिन यहाँ का ना कोई प्रचार प्रसार है, ना कोई आप के लोगों को जानकारी है, और न सरकार की तरफ से कोई बात यहाँ पर आ रही है। चाहे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज देने की बात हो, तो ये सारी चीजें जो होनी चाहिए थी। देखिए, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, टूरिज्म ऐसा सेक्टर है, अगर इस पर ठीक ढंग से हम लोग काम कर लें, तो इसमें देशी विदेशी पर्यटक वैसे भी हमारे यहाँ है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आ सकते हैं, और उनको हम अपने गांवों की ओर ले जा सकते हैं। अपना ट्रैकिंग है, जैसे मैंने कहा, इतनी चीजें हैं, और भी मैं तो उतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन इतनी बहुत सारी चीजें इसमें हैं जिनको यहाँ किया जा सकता है, और छोटी छोटी जगहों पर लोग कर भी रहे हैं, लेकिन अपने हिसाब से कर रहे हैं, अपने संसाधन से कर रहे हैं। तो ये जब तक आप फुल टाइम कोई काम नहीं करेगा, कोई टूरिज्म मिनिस्ट्री पूरी आपकी है, वो कोई नई चीज लाएगी नहीं, खाली थोड़ी चीजें निकाल देगी, तो उससे काम नहीं चलेगा। तो टूरिज्म के लिए, किसी भी सेक्टर के लिए, और जो यहाँ के लिए हमारे बहुत बड़े लाभकारी हो सकते हैं, लोगों को रोजगार दे सकते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकते हैं, तो उन सेक्टर्स में हमें कम से कम फोकस करना पड़ेगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि, और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग काम कर रहे हैं, और एक पीढ़ी को, कोई कोई गांव में कोई काम करता है, कोई अपना एक टूरिस्ट का छोटा सा एक कॉटेज बनाता है टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए, टूरिस्ट आते भी, तो कम से कम सरकार उसको प्रमोट करे, उसको मार्केटिंग में ध्यान दे, वो बैंकेबल प्रोजेक्ट बने। तो एक पूरा एंटरप्रेन्योरशिप लोगों के अंदर डेवलप करने के लिए, इसीलिए तो सरकारें हैं, सरकार को ये काम करना चाहिए। सरकार को ये काम नहीं है, कुछ बड़े बड़े लोगों को अपना अनुदान वगैरह कर करा के इतनी हो जा रही है। तो ये सेक्टर एक प्रकार से बहुत छूटा हुआ सेक्टर है, और अगर हमको प्रदेश के अंदर एक खुशहाल प्रदेश बनाना है, तो अन्य चीजों के साथ पर्यटन को तो हमें निश्चित तौर से, जैसे आपने कहा नैनीताल वगैरह की भी बात भी कही, तो ये तो पहले से चला आ रहा टूरिज्म है, लेकिन आज के जमाने के हिसाब से जैसे है, अब वक्त बदलता है। अब पहले लोग आते थे, बसों से आते थे, या कोई आए तो बड़े कुछ लोग आते थे, तो इतना यहाँ जो रश होता था, तो गाड़ियों का वो नहीं होता था। जो टूरिस्ट आते थे, वो 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन यहाँ रहते थे अपना काम का। अब तो इतनी गाड़ियों का रेला है। और दूसरा, आप ये दिखाइए सब जगह, तो सरकार कोई पॉलिसी तो बनाए भाई, कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, और टूरिस्ट आता है, खासतौर से जब सीजन होता है, तो चाहे मसूरी हो, नैनीताल हो, और भी जगह है, तो वहाँ दिन भर वो गाड़ियों में रेंकते हुए गाड़ियां जाती हैं, उनके बच्चे बैठे हैं, तो एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि उनको लगता है कि हम कहाँ यहाँ नैनीताल आ गए, हम तो फंस के रह गए हैं। तो ये छोटी बड़ी इन चीजों की ओर हमको ध्यान देना पड़ेगा, और जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी हमको सुविधाएं देनी पड़ेगी, और जो अपना कल्चर से उनको रूबरू कराएं, और जो ऐसा हम बनाएं कि जो नए नए क्षेत्र हैं वहां तक भी वो सरकार ले जाए, या हमारे जो यहाँ के गाइड होते हैं, या जो ट्रेवल एजेंसीज हैं,
उनके माध्यम से हम नए नए स्पोर्ट्स तक उनको ले जाएंगे, तब वो गाँव की तरफ भी बढ़ेंगे, तो इसका लाभ सबको मिलेगा। तो मेरा कहना यही है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि दुर्भाग्य यही इस प्रदेश का रहा है, जिनको एक मिशनरी झील के रूप में काम करना चाहिए, वो केवल सत्ता के खेल तक रह गए, और कोई इधर से दल बदल के, कोई उधर से दल बदल के, और छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, केवल पैसा और दूसरे संसाधनों का उपयोग करके राजनीतिक ताकत अपने हाथों में लेने का जो षड्यंत्र चल रहा है, इसको बदले बगैर यहाँ ये व्यवस्था चलेगी नहीं। और उत्तराखंड क्रांति दल ने तो टूरिज्म के फील्ड में भी बहुत अपना एक अपना जो विजन है समय समय पर रखा भी है, और लिख के भी हम लोग आए हैं, और आगे भी हम लोग जो इस बार लाएंगे उसमें भी कुछ बातें इसके रखेंगे। जी, चलिए, चुनाव पत्र का तो हमें सबको वेट रहेगा, इंतजार रहेगा। ये तो हो गई मुद्दों की बात डॉक्टर जंतवाल। अब बात करते हैं पॉलिटिक्स की। चुनाव, उत्तराखंड चुनाव 2022 में आने ही वाले हैं, कुछ ही महीने बचे हैं। कितनी सीटों पे नजर है आपकी? देखिए, ऐसा है, हमारी नजर, हम तो पार्टी ने 70 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है, और दूसरा ये है कि नजर हम तो इस ऐलान तरीके तो से किया है, पर कितना आपको लगता है नहीं, रियलिस्टिक? मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, ऐसा है, चुनाव इस किस्म की चीज है। चुनाव अगर जो जनता में चुनाव के आगे जो माहौल बन जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक लोगों के दिलो दिमाग में अगर बात बैठ गई तो बहुत बड़ा परिवर्तन होती देर नहीं लगती। अब यह है, लोगों के दिलों में तो ये बात है। बहुत कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम लोग मजबूती से तैयारी हमारी चल रही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा बदलाव हो। इसके लिए एक पूरा जो लोगों के दिलों में जो बात है उसको बाहर लाएं, और लोग खुद पार्टिसिपेट करें चुनाव में। लोग पार्टिसिपेट करें, मन से पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जनता को भी और हमारे नौजवान तो बहुत सारे राज्य आंदोलन की जानकारी भी नहीं है। ये राज्य कोई बड़े नेताओं की कृपा से नहीं मिला है, सरकारों की कृपा से नहीं मिला। ये तो यहाँ की महिलाएं हैं, यहाँ के नौजवान हैं, यहाँ के गांव देहात के लोग हैं, या जो साधारण लोगों ने इस राज्य को बनाया। इसलिए लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि ये बड़े बड़े चेहरे देख के होने वाला नहीं है। अगर हमें अपना किस्मत बदलनी है, अपना मुस्तकबिल अगर हमको बनाना है, तो हमें राज्य सत्ता खुद ही बनानी पड़ेगी। तो उस वातावरण को भी हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और जिस प्रकार से हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, अगर चीजें ठीक रहेंगी तो मुझे विश्वास है कि एक बहुत अच्छा परिणाम इस बार आएगा, जो बदलाव का परिणाम होगा। जो उत्तराखंड राज्य की अपेक्षाएं आकांक्षाएं हैं, उनको पूर्ति करने का मैंडेट इस बार जनता देगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, और यूकेडी उसमें अग्रणी रहेगी। जी, और आम आदमी पार्टी की एंट्री से किस तरीके से ये मैच मुश्किल होने जा रहा है? देखिए, यूं तो ये लोकतंत्र है, इस पे सभी को आने का, भाई यहाँ बरसों से लोग आते हैं, सब पार्टी आती है, इस नाते वो भी आने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब वो भी दिल्ली वाली स्टाइल में ही, केवल प्रसार प्रसार में ही, और वो मैनेजमेंट का जो एक उनका तरीका है उसी से चल रहे हैं। तो ये जो यहाँ की अभी तक कहीं मैंने ये बहुत प्रचार प्रसार में बहुत दिखते हो, लेकिन जनता के दिलों में कोई स्थान वाली बात तो उनका भी ज्यादा बना नहीं पाए हैं। दूसरा, उनके साथ तो दिक्कत ये है कि उनको भी सारा फोकस दिल्ली है, यहाँ की लीडरशिप का कोई पता नहीं है। जब दिल्ली वाले जबान खोलते हैं तभी यहाँ भी बोलते हैं, इसलिए वो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अपना वो आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा ऐसा कोई फर्क उसका यहाँ होगा नहीं, क्योंकि जनता बुनियादी बदलाव चाहती है। और बुनियादी बदलाव, देखिए, जब आप तब कुछ चीजें घोषित कर दें, वो तो ठीक है, ये सभी मानते हैं कि जो संसाधन है उस पर जनता का सबसे पहला अधिकार है, और उनको उसमें मैक्सिमम सहूलियतें देनी चाहिए। लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था बदलाव है, यहाँ की जो सीरत को बदलने का सवाल, उसके लिए तो हमें पॉलिसी की जरूरत पड़ेगी, डेडिकेशन का जरूरत पड़ेगा, उसके लिए जो एक मिशनरी झील की आवश्यकता पड़ेगी। और जिन्होंने उत्तराखंड को भोगा है, देखा है, तो संघर्ष के दौर से निकले हैं, वही एक उस चीज को कर सकते हैं। इसलिए पार्टीज के आने का तो चलिए अपना है, उनका लगभग उनका भी आप जानते हैं, राजनीति पूरी केंद्रीकरण की राजनीति है। और जैसे कांग्रेस बीजेपी का है, वैसे दिल्ली वाला दल है, यही हम मान के चलते हैं उनके बारे में। डॉक्टर जंतवाल, आने वाले चुनाव के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अपने सारे सवालों का जवाब देने के लिए हार्टी thankful. I'm very thankful for your time and for your attention, and I wish you all the best, sir, for the upcoming elections. थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा आपके साथ बातचीत रही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you for taking time out.